और भारी बारिश और नदियों में बढ़ते पानी के स्तर की वजह से देश के कुछ राज्यों में बाढ़ के हालात हैं। इनमें यूपी, बिहार, असम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं। बिहार, असम और यूपी में नेपाल और चीन की तरफ से आ रही नदियों ने तबाही मचाई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। उधर राजस्थान में भी तेज बारिश और तूफानी हवाओं में कई जगहों को नुकसान पहुंचाया है। तो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हो चुके हैं। नेपाल और चीन से जो आ रही नदियां हैं, उनकी वजह से ये जो इलाके हैं, यहां पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है। हालात बाढ़ के बन गए हैं और लगातार लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे वो इन हालात में जीवन यापन करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक जरिया नाव ही है जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नेपाल में हो रही लगातार बरसात की वजह से कोसी नदी उफान पर है और कोसी नदी के उफनते पानी की वजह से बिहार का बेला गांव खतरे में है और बाढ़ का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। बेला गांव के लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। छोटे बांध पर पानी कभी भी आ सकता है और लोग फिर क्या करेंगे, उनकी समझ से परे हैं। ये वो बांध जो दिखा रहे हैं, जिसमें लोग लगातार परेशान हैं कि कभी भी पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि ये इस बांध को पार करते हुए उनके घरों तक, उनके इलाके में दाखिल हो जाएगा। तब वो क्या करेंगे, इसीलिए वो परेशान हैं, दहशत में हैं। तो बिहार के सुपौल में भी बाढ़ का खतरा है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कोसी का रौद्र रूप। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेला गांव है जहां पर कभी भी पानी आ सकता है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से गांव को बचाने के लिए लोग बोरी में रेत भरकर गांव में पानी आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सामने ये पिलर है जिसको डालकर कटाव से बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग किस हालात में रहते होंगे महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, इस गांव के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं कि अगर गांव में पानी आ गया तो फिर क्या होगा, किस हालात में लोग रहेंगे। पानी तो बढ़ रहा है लगातार जी सर, और अगर पानी बढ़ गया तो और बढ़ गया तो फिर क्या होगा। ये हम लोग को बहुत खतरा है सर। बाल बच्चे सब भसले के इसमें नौबत आ जाती है। इतना पानी आ जाता है। अगर ये बांध टूट गया तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कोई छोटे। सिर्फ भगवान के भरोसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं देखने के लिए आता है जो क्या हो रहा है। ये लोग को जानवर की तरह हम लोग जी रहे हैं सर। यहाँ पे क्या होगा पानी बढ़ा तो। सर पानी बढ़ा है, यहाँ तो कोई प्रशासन आता नहीं है देखने के लिए। जब बाढ़ आता है तो यहाँ से जो है खुद ही आम जनता जो है अपना लेबर लेके बांध को, कटाव को रोकने के लिए, हाँ अपना खुद ही मतलब लेबर कोई बाहर से नहीं आते हैं, अपना खुद ही लेबर जो है लगा के। तो लोग जब पानी बढ़ता है तो इस बांध को बचाने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से इस गांव में पानी बढ़ने लगा है सामने। और अगर यह बांध टूट गया तो इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे, कहाँ जाएंगे, महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहेंगे अगर गांव में पानी चला गया। और यह सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गांव में पानी घुसेगा तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। कोरोना संकट के बीच सुपौल जिले में बाढ़ का खतरा है। यहाँ अस्पताल भी अब लगातार बनकर तैयार हैं, कमरे, हॉल भी तैयार है, लेकिन आज तक यहाँ ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई मरीज, ना ही कोई देखने वाला अधिकारी। ऐसे अगर इस इलाके में कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए वो कहाँ जाएगा। कोरोना संकट के बीच सुपौल जिले में बाढ़ ने भी दस्तक दे दिया है और हम अभी मौजूद हैं निर्मली अनुमंडलीय हॉस्पिटल में, जिसका उद्घाटन 12/10/2014 को हुआ था। और यह हॉस्पिटल का बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक न तो यहाँ कोई डॉक्टर आए हैं और न ही कोई मरीज। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कमरा बनकर तैयार है, हॉल बनकर तैयार है, लेकिन इस कमरे में न तो बेड है और न ही मरीजों को जांच करने के लिए कोई इक्विपमेंट्स। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है। और तकरीबन 6 साल पहले इस हॉस्पिटल का उद्घाटन और अब तक यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई अधिकारियों का पहुँचना
साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह की घोर लापरवाही इस इलाके के लोगों के साथ की जा रही है। और इस बीच कोरोना ने भी दस्तक दे दिया है और अब बाढ़ इस इलाके में आ गया है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ इलाज कराने जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में महानदी उफान पर है। तेजी से बहता पानी नदी से कुछ ऊंचाई पर बनी सड़क तक पहुंच गया है, जिससे ये रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच बाइक, साइकिल, गाड़ी के जरिए सड़क पार करते नजर आए। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले कई सालों से लोग एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। हर साल मानसून के दौरान लोग ऐसे ही मजबूरी में रास्ता पार करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं। तो देखिए लोगों को कैसे इतने भारी भरकम नदी जैसे हालात के बीच रास्ता तय करना पड़ रहा है। बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं और सोचिए ज़रा सा अगर संतुलन बिगड़ा तो कोई भी हादसा इन लोगों के साथ हो सकता है। बाइक, साइकिल, पैदल जैसे जिसको सहूलियत हो रही है वो ऐसे ही निकल पड़ रहा है। बच्चे भी निकल पड़ रहे हैं। लोगों की परेशानी का आलम यह है कि उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों को निपटाना भी है और ऐसे घर से बाहर निकलना भी है, लेकिन बारिश और बाढ़ के हालात के बीच ये सब कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पानी के तेज बहाव में लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल है। कई जगहों पर झोपड़ियों और घरों में पानी भर गया है। गांव में पानी भरने से लोग आसपास के इलाकों तक भी नहीं जा पा रहे हैं। तो झोपड़ियां और मकान पानी में डूबे हैं। सोचिए जिसका घर बीच ऐसी जगह पर है जहां आसपास सिर्फ पानी है और उसकी झोपड़ी है, तो वो आगे घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाए तो जुटाए कैसे। बस पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो कि थोड़े बहुत लंबे हैं, बाकी तो सब इस पानी की जद में आ गए हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। कई जिले बाढ़ से बर्बादी झेल रहे हैं। धुबड़ी में बाढ़ से बेहाल हो चुके लोग अपना घर छोड़कर रेलवे लाइन के किनारे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के मुताबिक उनके इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भर गया है और उनके मकान पानी में डूब गए हैं। परेशान लोग अपना सामान लेकर रेलवे लाइन के किनारे किसी तरह समय काट रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है, जबकि उन्हें खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही हैं। तो बाढ़ से बर्बादी की ये दो तस्वीरें, लोग बेघर हो गए हैं, पानी उनके घरों में बस गया है और वो ऐसी स्थिति में है कि उनके पास अब रहने के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं कि वो रहें तो रहें कहाँ। जानवरों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। जितने भी नेशनल पार्क है उसमें 80% हिस्सा पानी के आगोश में है। पानी की वजह से अब ये जानवर ऊंचाई वाले जगहों पर जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है वहाँ निकल रहे हैं, यानी शहरी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। असम के चिरांग जिले में भी 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव की टीमें नावों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। पानी में डूबने की वजह से कई मकान को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए 2500 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये किस तरह से असम की तस्वीरें सामने आई है। लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है ये बाढ़ के हालात। चिरांग जिले की तस्वीरें, 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रेस्क्यू टीम लगातार गश्त कर रही है। इस पानी के रास्ते से ही राहत और बचाव की टीमें नावों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। हर जगह पानी ही पानी दिखेगा आपको। देखिए इन तस्वीरों में पानी में डूबने की वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए 2500 से ज्यादा राहत शिविर बनाए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर भरभराकर गिरने लगा।
पहाड़ का हिस्सा खिसकने से पत्थर और मिट्टी के साथ मलबा पानी की तरह बहता दिखा, जिसमें कई पेड़ भी टूटकर गिर गए। मलबा सड़क पर आ जाने से वहां लंबा जाम लग गया। ये तो नहीं आएगा, आ गया। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, सड़क पर मलबा आने से जाम लग गया। पहाड़ खिसकने का डराने वाला मंजर है ये, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। लोगों की परेशानी ये है कि वो इस रास्ते से आगे केदारनाथ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब तो ये हालात है कि लोगों के भीतर इन तस्वीरों को देखने के बाद डर भरता जा रहा है। आ गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का पानी आसपास के कई इलाकों में घुस गया है। पानी का स्तर इतना बड़ा है कि कई मकान डूबे हैं, दूर दूर तक पानी पानी दिख रहा है, जबकि भारी बारिश की वजह से कई लोगों के मकान टूटे हैं। और इस इलाके में जमीन का कटाव रोकने की कोशिश के बीच कई साल पहले लोगों को यहां से विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनकी जमीन लेकर भी अब तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का ये इलाका देखिए, झोपड़ियों के बाहर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो पानी है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है आगे कहीं भी जाने के लिए। अब बिहार के छपरा में लगातार बाढ़ के हालात को देखिए। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। गांव में तेज बहाव के साथ घुसे पानी ने कच्चे भी ही नहीं बल्कि पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से लोग निचले इलाकों में अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। बिहार के अररिया में लगातार बारिश की वजह से नदी का पानी सड़क से कुछ फीट ऊपर तक बहने लगा है, जिसकी वजह से अररिया का संपर्क आसपास के करीब 100 गांव से टूट गया है। उफनती नदी का पानी सड़क पर होने की वजह से कुछ लोग पानी के बीच से ही खतरा उठाकर गुजरते दिखे। ऐसे हालात में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो बाढ़ के बीच जमीन तलाशना मुश्किल हो गया है। उफनती नदी ने लोगों का रास्ता रोक दिया है, लेकिन लोग भी मानने वाले कहाँ हैं। लोग भी इस रास्ते को पार करने की हर कोशिश करते हैं जब तक उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई और विकल्प भी नहीं है। तो एक बार फिर से आपको हम ये तस्वीरें बता दें। दरअसल ये तस्वीरें हैं बिहार के अररिया की। सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से कई बातों को वहां रखा, लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया। हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। और इसलिए ये बात साबित होती है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ को देखें, इसी तरीके से
किसी टेलीफोनिक बातचीत का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ करने जा रही है। उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता, हम जीतेंगे। वो जीत भी गए, लेकिन उस दौरान जो केसेस दर्ज हुए, आपको ध्यान हो तो 9 तारीख को राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो गई थी और उस कन्वर्सेशन का हवाला 13 तारीख का था। क्या यह संभव है कि 9 तारीख की बाड़ाबंदी में 13 तारीख को कोई बाड़े से उनके लोग ले आए, 2 अदने से लोग पकड़े गए, उनकी बातचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता हैं? कोई भी स्थापित नेता नहीं था। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है कि इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले, वो तैयार हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। ये जाहिर सी बात है कि झगड़ा उनका है, कहीं दृश्य में नहीं थे। और ये आज मुख्यमंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना तो सचिन पायलट 3 साल के थे और अभी आ जाएं तो मैं उनको गले लगा लूं। तो भैया गले ही लगा लो, राजस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा अभी सारा। दूसरी बात उन्होंने कही उसी दौरान कि 1.5 साल से हमारा कोई संवाद ही नहीं। कितनी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवाद ही नहीं। बीजेपी कहां से आ गई? मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से लेके और सचिन पायलट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कांग्रेस से टूट के गए, बीजेपी का षड्यंत्र था क्या? अपने झगड़े को, अपनी लड़ाई को बीजेपी के माथे पर मढ़ना और जिस तरीके से राजस्थान में भय का वातावरण तैयार किया, जनप्रतिनिधियों के बीच में, छोटे दलों के बीच में, निर्दलियों के बीच में, उनकी अपनी हैसियत होती है, उनका अपना स्वतंत्र विचार है। जिस तरीके के बीटीपी के लोगों के साथ में वो वीडियो आप सब ने देखे, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, वो क्या था? उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के दौरान उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। क्या ये हनन नहीं था विशेषाधिकार का? वो हाईवे किंग में 4 घंटे तक बंधक बनाए गए कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा। ये कांग्रेस के इस शासन की सीधी सीधी सी बानगीर याद दिलाती है आपातकाल की, जिसके खुद गवाह अशोक गहलोत जी। 124A अंग्रेजों का कानून, उस अंग्रेजों के कानून को जिसकी पैरोकारी 2019 में हटाने के लिए खुद की पार्टी ने की, और दर्द हुआ उनको जब कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल पर लगा। आज उस 124A की आड़ में और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कर डराने और धमकाने का, भयभीत करने की कोशिश हुई है, मुझे लगता है कुर्सी जाने का भय का इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। दूसरा मुझे ऐतराज है, रणदीप सुरजेवाला जी एसओजी के डीजी हैं क्या? जो भाषा इस्तेमाल की, सोर्स क्या है उसका? क्या जांच हो गई थी? इस तरीके की बनावटी बातों से हमारी पार्टी के नेताओं पर तो कम से कम लांछित नहीं करें। संजय जैन का जिक्र आया, उसको अपराधी एस्टेब्लिश किया, पकड़ा होगा, लेकिन संजय जैन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का लूणकरण सर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द है। वो राजनीतिक हलकों में घूमता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजय जैन को भी प्रायोजित तरीके से बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया, पूरा फ्रेम किया ड्रामा। इस बात पर भी ऐतराज है कि संजय जैन का स्टेटस तय करें।